Welcome to all to this tutorial session on rapid risk screening of specified dams। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग के वेब टूल में अपनी एंट्रीज को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आप ये जो रैपिड रिस्क की यूआरएल आईडी है rrssd.cwc.gov.in, इस पर जाकर जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आज के इस सेशन के लिए आई हैव चोजन अ रैंडम डैम, so I have used the username and password for that random dam and from there I will log in। तो ये जो होम पेज आप देखेंगे इस वेबसाइट की, there you will have few tabs like downloads where you will find some relevant important documents, and then there is a FAQ for helping you in filling this rapid disk screening exercise, and then we have the definition of the specified dam. So these are the things you can see in the home page. Okay, so now we are going to start the exercise and step by step हम एक एक शीट पर जाएंगे और देखेंगे कि उस शीट को कैसे फिल करना होता है और उस शीट में जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल करना है। सो आई विल लॉग इन। जब आप DSU की लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हमें इस जो कॉलम में RRSST फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे जाना होगा और उस पर क्लिक करते ही हमें दोनों इंडेक्स दिख जाएंगे, फ्रेजिलिटी इंडेक्स और पोटेंशियल इम्पैक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजिलिटी इंडेक्स से फिल करना। एज वी ऑल नो कि फ्रेजिलिटी इंडेक्स हमारा 3 कंपोनेंट का बना होता है, TC, EC और SP। तो मैं TC पे जाता हूँ एंड देन TC1 डैम एज। सो we will cover every single sheet of TC, EC and SP in quite detail and learn how to fill the exercise। तो जैसे ही आप TC1 डैमेज पर क्लिक करेंगे, then the design reservoir water level achieved in year, this is the thing that you have to enter in this TC1 damage। Unless and until you don't enter a value yours by yourself, the website will automatically fetch the year of construction from the Dharma website and that value will be reflecting here। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डैम के लिए डिजाइन रिजर्वायर वाटर लेवल अचीव्ड इन ईयर 1929 इन्होंने यहाँ पर धर्मा से फेच करके हमें शो हो रहा है। बट इफ यू वांट टू एडिट इट यू कैन एडिट इट एज वेल। So let's say that I am not editing it, I am assuming that this information is correct to the best of my knowledge। So the dam age in year will be automatically reflected by subtracting the current year from this given year। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इज दैट क्या आपके डैम में इनिशियल फिलिंग के टाइम पर फर्स्ट फिलिंग में कोई डैम सेफ्टी इश्यूज ऑब्जर्व हुए थे कि नहीं। डैम सेफ्टी इश्यूज लाइक सिंक होल्स, एक्सेसिव सीपेज और एक्सेट्रा। सो यू हैव टू टेल वेदर yes or no। Let's say I am choosing that yes, my dam faced some dam safety issues during the first filling। Now the relevance of this dam age sheet is that हम सभी जानते हैं हमने कि कोई भी सॉयल का जब मूवमेंट होता है वाटर में, सो इट टेक्स सम टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट। in initial years the things are in transient state and that is the factor of safety is very less during those times। So that's why this sheet TC1 dam age captures that information that if your dam age is quite less, then it must not have attained the steady state seepage condition and that's why the risk factor will be a bit higher। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन का आंसर हमें करना है इस शीट में। इस दो क्वेश्चन का आंसर करते ही आपको सेव बटन पे क्लिक करके इस स्कोर को सेव करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको रखनी होगी, हर एक शीट में कमेंट सेक्शन का एक बॉक्स दिया हुआ है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में कुछ फिल नहीं करते तब तक आप अपनी स्कोर को सेव नहीं कर सकते। दिस कमेंट सेक्शन इज मैंडेटरी। इन दिस कमेंट सेक्शन यू हैव टू आंसर दैट व्हाई यू हैव चोजन अ पर्टिकुलर ऑप्शन। लेट्स से यदि हमने यहाँ पे चूज किया है कि माय डैम फेस डैम सेफ्टी इश्यूज, देन आई हैव टू राइट द एविडेंस दैट व्हाट टाइप ऑफ डैम सेफ्टी issues my dam faced during the first filling। So something you have to write to justify the answer given in the particular sheet। So since it is a tutorial session I am just writing okay, but when you do this exercise you have to write the exact reasoning behind your answer। So after writing this you can save your answer, and one more feature has been given, you can
upload any supporting evidence or document which justifies your answers. So although this thing is not mandatory, लेकिन यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही मेरा TC1 डैमेज कंप्लीट हो गया। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस टू मूव फॉरवर्ड। हमें TC1 से TC2 में जाने के दो तरीके हैं। या तो आप ऊपर के टैब से सीधे TC1 से TC2 में चले जाएं, या फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप TC1 से TC2 में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे बतानी जरूरी है कि हर सीट के टॉप में उस सीट का नाम है और उस नाम के बगल में एक आई का एक सिंबल है। उस आई के सिंबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको उस पर्टिकुलर सीट की मैक्सिमम स्कोर्स दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई पे क्लिक किया तो ये टेबल मेरे पास आई, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर इस सीट का कितना है 16। तो मेरी इस सीट में जो पर्टिकुलर नंबरिंग होगी वो आउट ऑफ 16 होगी। तो ये हर सीट में आप जाएंगे तो ये आई का सिंबल होगा, वहां पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर सीट का मैक्सिमम स्कोर देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका डैम उस मैक्सिमम स्कोर के रिलेटिव कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो TC2 IDF में सबसे पहले हमें ये चूज करना होगा कि हमारा डैम PMF के लिए डिजाइन हुआ है या SPF के लिए या 100 ईयर फ्लड के लिए। तीनों ही सेट ऑफ कंडीशन के लिए अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे और डिफरेंट सेट ऑफ नंबरिंग पैटर्न्स भी हैं। लेट्स से यदि मैं 100 ईयर फ्लड चूज करता हूं तो मेरे पास दो क्वेश्चन आएंगे कि वेदर द एस्टिमेट ऑफ 100 ईयर फ्लड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल लॉन्गर देन 50 ईयर और इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल शॉर्टर देन 50 ईयर। If I choose my design flood is SPF, then these set of questions will appear. So first set of question is based upon कि हमारा SPF कब रिवाइज हुआ था, whether it was revised more than 10 years ago और recent revision है। और दूसरा जो है वो ये है कि हमारा जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड इनफ्लो है वो SPF का कितना परसेंटेज है। So these are the questions that will appear. So the first thing that you will have to do is to select the inflow design flood. Okay. After selecting the inflow design flood, you will encounter two sets of question. First is when was your inflow design flood revised, and second, what is the percentage of highest recorded inflow with respect to the PMF. So let's say I am at randomly choosing some option. So I have chosen here the highest recorded inflow is more than 30% of the PMF. So if you are choosing this option, you have to justify here. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे डैम में हाईएस्ट रिकॉर्डेड इनफ्लो, यानी कि पूरे डैम के हिस्ट्री में जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड इनफ्लो आया वो लेट से 10,000 क्यूमेक रहा, और जो PMF है वो मेरे डैम का है 20,000 cubic. So the highest recorded inflow is 50%. So it is qualifying for the third option, that highest recorded inflow is more than 30%. तो इस तरीके से कमेंट सेक्शन में आपको अपने इस ऑप्शन को जस्टिफाई करना होगा कि आपने वो ऑप्शन क्यों चूज किया है। इस तरीके से आप ये शीट फिल कर सकते हैं। 100 ईयर फ्लड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका एस्टिमेट 50 साल से पुराना का था या whether your estimate of 100 year flood was based upon sample longer than 50 year or shorter than 50 year. Okay, इन सम केसेस स्टेट्स का ये कंप्लेन रहता है कि उनके पास पता ही नहीं है कि उनका डैम किस फ्लड के लिए डिजाइन हुआ है। तो उस केस में गाइडलाइंस हैं हमारे पास जो ये डिपिक्ट करती हैं कि कितने हाइट और कितने स्टोरेज के डैम्स को किस टाइप के फ्लड के लिए डिजाइन करना है। आप उन गाइडलाइंस का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ज्यादातर जो डैम्स जो ओल्ड एज डैम्स है, काफी ओल्ड एज डैम्स और उनकी हाइट और स्टोरेज कम है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट they would have been designed for 100 year flood. तो इन केस यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका डैम किस फ्लड के लिए डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन क्लिक किया। अब मेरे पास कोई फाइल होता है तो मैं यहाँ पर चूज करके मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको हम सेव करेंगे। ये सेव करते ही हमारा TC2 फिल हो गया। अब हम TC3 पर जाते हैं। TC3 की सीट साइस्मिक डिजाइन की सीट है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि आपका डैम किस साइस्मिक जोन में है। उसके लिए आप हमारा वेल डिफाइंड कोडल प्रोविजन है, वहां पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका डैम किस साइस्मिक
जोन में आता है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, जो ज़्यादातर देखा गया है जब हम स्टेट्स में जाते हैं ट्रेनिंग देने, कि स्टेट्स के पास इससे रिलेटेड डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो उस केस में आपको ये कैसे आंसर करना है, उसके लिए एफएक्यू में काफ़ी डिटेल्ड हमने बताया है। ये एफएक्यू आप RRSST के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एफएक्यू में हमने काफ़ी डिटेल में बताया है कि कैसे इस TC2 साइस्मिक डिज़ाइन की सीट को आंसर करना है। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चंस पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका डैम का डिजाइन स्टेटस, सिस्मिक डिजाइन स्टेटस। सो वेदर योर डैम हैज बीन डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद द करंट सिस्मिक स्टैंडर्ड और इट हैज बीन डिजाइन्ड अप्लाइंग सिस्मिक standards at the time of design but not meeting the current design. It is designed at the time of construction but not meeting the current standards. So इस तरीके के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हुए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि आपके पास आपके सिस्मिक डिजाइन पैरामीटर्स हैं, वो अल्फा एच की वैल्यू है, तो आप अपने उस अल्फा एच की वैल्यू को, जो NCSTP की गाइडलाइंस है, नेशनल कमिटी ऑन सिस्मिक डिजाइन पैरामीटर्स, NCSTP ने हमें चारों सिस्मिक जोन के लिए एक अपर लिमिट दी हुई है अल्फा एच की। जैसे इस एफएक्यू में आप देख पा रहे हैं, सिस्मिक जोन 2 के लिए 0.08 जी है, सिस्मिक जोन 3 के लिए 0.12 जी है। तो आप अपने अल्फा एच की वैल्यू को इन अल्फा एच की वैल्यू से कंपेयर करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सिस्मिक डिजाइन स्टैंडर्ड करंट सिस्मिक डिजाइन स्टैंडर्ड को कितना मैच कर रहा है या कितना डिविएट हो रहा है। लेट्स से मेरा डैम सिस्मिक जोन 4 में लाई करता है और मेरा डैम डिजाइन हुआ है अल्फा एच 0.15 जी के लिए, तो इट इज लेस देन 0.18 जी। सो व्हाट ऑप्शन आई विल चूज दैट डैम डिजाइन नॉट मीटिंग करंट स्टैंडर्ड्स, but it may be possible that it would have made the standards at the time of construction. तो या तो मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा या फोर्थ ऑप्शन पे जाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा डैम करंट सिस्मिक डिजाइन स्टैंडर्ड से डिजाइन नहीं हुआ है। ओके, तो ये तो तब हुआ जब आपके पास अल्फा एच की वैल्यू है, बट ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि डैम ओनर्स के पास अल्फा एच की वैल्यू भी नहीं होती। तो यदि अल्फा एच की वैल्यू भी नहीं है, तो उस केस में आप 1971 का एक रेफरेंस ईयर ले सकते हैं, क्योंकि 1971 में सिस्मिक डिज़ाइन कोड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए थे। तो आप 1971 का रेफरेंस ईयर लेके एक जुडिशियस और लॉजिकल रीजनिंग लगा के आप चूज कर सकते हैं कि आपका डैम इन चारों ऑप्शन में कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो यदि आपका डैम से फॉर एग्जांपल सिस्मिक जोन 5 में है और 1971 के पहले डिजाइन हुआ था, तो ये काफी क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हो गई, तो आप फोर्थ या थर्ड ऑप्शन दे देंगे। लेकिन लेट्स से यदि आपका डैम 1971 के बाद डिजाइन हुआ और वो सिस्मिक जोन 2 और 3 में लाई करता है, तो आप उसको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको तब यूज करनी है जब आपके पास अल्फा एच की वैल्यू ना हो। यदि आपके पास अल्फा एच की वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डैम के कुछ आपको ट्रेनिंग पर्पज से एट रैंडमली कुछ वैल्यू फिल करते करते हुए जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है डिफेंसिव मेजर फॉर साइस्मिक हजार्ड। सो ये भी काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजन है कि हम कैसे पता करें कि हमारे डैम के पास डिफेंसिव मेजर्स हैं, अप्रोप्रिएट डिफेंसिव मेजर टू मिटिगेट द साइस्मिक हजार्ड और नॉट। तो ये भी हमारे एफएक्यू में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया है कि एम्बैंकमेंट डैम्स के लिए क्या डिफेंसिव मेजर्स होते हैं और कंक्रीट डैम के लिए क्या डिफेंसिव मेजर्स है। इन डिफेंसिव मेजर्स के बेसिस पे आप अपने डैम की स्कोरिंग कर सकते हैं, और ये एफएक्यू अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पढ़ के आसानी से ये फिल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में, लेट से आपके पास कुछ अल्फा एच की वैल्यू है, तो आप अल्फा एच की वैल्यू यहाँ पे टाइप करके जो भी है लिख सकते हैं, ताकि आपकी स्कोरिंग जस्टिफाई हो जाए। इसके बाद हम देखिए, यहाँ भी आप इस सीट में भी जाएंगे तो आपको इस सीट का पर्टिकुलर स्कोरिंग पैटर्न इस आई वाले सिंबल पर क्लिक करने के बाद दिख जाएगा। तो ये करते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये TC3 भी फिल हो गया। अब हम आते हैं TC4 पे। TC4 में कई सारे सेक्शन हैं। पहला लैंडस्लाइड इनटू रिजर्वायर, दूसरा ग्लोफ का, तीसरा लैंडस्लाइड लेक आउटवर्स फ्लड, एंड फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन। सो देयर आर 4 sections in this TC4 sheet. So the first section talks about landslide into reservoir, कि whether your reservoir has a potential for landslide or not, and the second section is whether there has been some historical evidence or not.
तो आप देखेंगे कि तीनों सेक्शन में यही पैटर्न है। पहले सेक्शन में हम ये पूछ रहे हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोफ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्डोफ का पोटेंशियल कितना है। और जो सेक्शन बी है उसमें हम पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसे एविडेंस हुए थे कि नहीं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप अपने डैम को स्कोर कर सकते हैं। अब जब हमने ट्रेनिंग्स की तो ज़्यादातर स्टेट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लैंडस्लाइड इनटू रिजर्वायर का पोटेंशियल कितना है। तो इसको आप कैसे जज करेंगे? इसको जज करने के कई कई सारे तरीके हो सकते हैं कि लेट्स से यदि आपके डैम का रिजर्वायर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं आप, तो वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है लैंडस्लाइड का रिजर्वायर में। यदि आपका डैम का रिजर्वायर रिम का स्लोप इट्स too steep, then it is also quite good potential for landslide into reservoir. But if it is not too steep, you don't fluctuate the water level, then there is very less potential for landslide into reservoir. So based upon these facts you can answer these questions. But if you have some well documented evidence, then you can it should be always the priority to use those things while answering this question. अब लास्ट वाला है आपका सिल्टेशन का, कि सिल्टेशन के कारण आपकी डिजाइन लाइव स्टोरेज कितनी लेस हुई है। तो अगर आपने स्टडी कराई है तो उस स्टडी के बेसिस पे इस सेक्शन को आंसर कर सकते हैं। यदि आपके पास सेडिमेंटेशन स्टडी नहीं है तो इस केस में कैसे आंसर करना है ये भी हमने इस एफएक्यू में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फॉर द ट्रेनिंग पर्पज आई एम जस्ट राइटिंग ओके, बट यू हैव टू very clearly justify your answer. Now we will move to TC5 dam length. It is one of the most easiest sheet of the whole exercise. यहाँ पे आपको अपने डैम के different components के length mention करने हैं. Just try to add all the length of your dam. आपको different components के length आप mention कीजिए और total summation ये यहाँ पे ये website में आपको मिल जाएगी. Let's say I am writing 500, 400 and 200. So total dam length, it is getting automatically calculated. So based upon the total dam length, my score will get reflected here. Okay. Now I will move to TC6 conduit. So you have to pay good attention over here, TC6 conduit. So पहले आपको इस TC6 कंड्यूट सीट में तीन ही ऑप्शन दिखेंगे, नो कंड्यूट प्रेजेंट, कंड्यूट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और जो सेकंड ऑप्शन है कंड्यूट हैविंग कंक्रीट क्रैडल्स दैट एक्सटेंड अप टू द स्प्रिंग लाइन ऑफ द पाइप। तो यदि आप फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्लिक करते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या है, बेस्ट और वर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन नो कंड्यूट प्रेजेंट बेस्ट, और थर्ड ऑप्शन है कंड्यूट आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में है और वो एम्बैंकमेंट को पेनिट्रेट करता है, ये वर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका ये TC6 कंड्यूट का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक स्कोर असाइन हो जाएगी। वो फर्स्ट ऑप्शन करेंगे तो 0 स्कोर असाइन होगी और सेकंड थर्ड ऑप्शन करेंगे तो 15 स्कोर असाइन होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे फर्दर एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस अपीयर होंगे, और उस डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन में आपको फिर बताना होगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपके कंड्यूट में है। तो second option is conduit having concrete cradles that extend up to the spring line of the pipe. If you choose this option, then you have to further tell that whether your conduit has diaphragm filter or not, whether your conduit has interior or exterior joint protection or not. These things you have to select. Okay. Now you can see here that here in the FAQ we have very categorically mentioned what are the good properties of a conduit and how to check whether our conduit has been designed as per the modern standards or not. You can see here that the conduit design is not of modern design or diaphragm filter. So how to decide upon these things, you can refer to the FAQ and accordingly you can answer the sheet. Okay. Now we have completed the exercise of TC6 conduit. Now we will move to TC7 filter. TC7 filter sheet is quite tricky sheet, but those who have done this exercise in the Excel sheet, they will find it very easy comparing to Excel sheet. In the Excel sheet, all the options were shown to you at
वंस आपको सारे के सारे ऑप्शन एक साथ ही दिख जाते थे एक्सेल सीट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप क्या है कि आप जो रेलिवेंट ऑप्शन क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन आपके कंडीशन में पूछे जाने चाहिए वही रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे इस शीट को, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले आपके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। ओके, यदि आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर यस करते हैं, ओके, यदि आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर यस करते हैं तो आपका स्कोर 0 असाइन होगा और आपका ये TC 7 फिल्टर शीट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों काफी एक अच्छे फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और it means that your filter is working in a good condition. Okay, but if any of these three, please carefully listen the word any of these three, not all the three. If any of these three has an answer of no, then further two more question will appear, question number 4 and 5. Okay, so now see the question number 4 and 5. These question number 4 and 5 are very critical condition, means critical filter in a gradient zone is absent, it is not, it is highly undesirable thing. So if any of the 4 and 5 is holding true for your case, let's say I am saying that statement number 5 is holding true for my case, then in that case the highest score of this sheet, that is 24, will get assigned to you. Okay, now you have very clearly understood the first and second condition. पहली कंडीशन क्या थी, हमें केवल तीन स्टेटमेंट दिख रहे थे, उन तीनों स्टेटमेंट का आंसर यस था तो हमें स्कोर 0 मिल रहा था। उन तीनों में से कोई भी नो हुआ तो फर्दर दो ऑप्शन हमारे पास और खुल के आ गए। अब उन जो दो नए ऑप्शन आए हैं, उन दोनों नए ऑप्शन में हमारा कोई भी ऑप्शन का यस होता है तो क्या होगा, हमें हाईएस्ट स्कोर मिल जाएगा 24 का। अब यदि दोनों ऑप्शन फोर्थ और 5 दोनों में हम नो करेंगे तो फर्दर एक क्वेश्चन हमारे पास और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या बोलता है, इज दिस अ होमोजेनियस डैम विद अ टो ड्रेन एंड लो एग्जिट ग्रेडियंट। यदि इस क्वेश्चन का आप यस करते हैं तो आपको 10 स्कोर असाइन हो जाएगा, यहाँ पे आप फाइनल स्कोर में देख सकते हैं, और आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि इसका आंसर आपका नो है, आप इसको नो करेंगे तो फर्दर 4 और क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और इन चारों क्वेश्चन का भी अपनी अपनी स्कोरिंग पैटर्न है। यदि आप पहले क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 to 10 के बीच का कोई एक स्कोर देना होगा, और यदि आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपको 10 to 24 के बीच का कोई स्कोर इंटरपोलेट करके देना होगा। ठीक है, तो ये नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 to 6 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 1 to 4, ये जो 10 स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी फिल्टर की पूरी कंप्लीट सीट हुई। तो जो एक्सेल टूल था इस रैपिड डिस्क स्क्रीनिंग का, उस एक्सेल टूल में आपको ये कंप्लीट 10 स्टेटमेंट्स एक साथ दिख जाते थे, जिससे कि काफी परेशानी होती थी फिल करने में। लेकिन यहाँ पे आपको काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे वही रेलिवेंट क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो कंक्रीट डैम्स होते हैं, कंक्रीट डैम में तो फिल्टर होता ही नहीं, तो वो सीधे ही ये क्लिक कर देंगे दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द डैम, और उनसे फिर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, और उनका ये सीट का असेसमेंट पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन टिक करते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको अनचेक किया और लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 के लिए क्या दिया गया है कि स्कोर बिटवीन 10 एंड 24 शुड बी असाइंड। तो मुझे यहाँ पे 10 और 24 के बीच कोई एक स्कोर असाइन करना है। अब ये 10 और 24 के बीच स्कोर कैसे असाइन करना है, कैसे इंटरपोलेट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपके डैम में जहाँ पे फिल्टर होने चाहिए एज पर द कोडल प्रोविजंस वो फिल्टर्स हैं या नहीं, या फिर उन फिल्टर की जो थिकनेस या हाइट, ये सारी जो क्राइटेरिया हैं वो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग मीट कर रही है कि नहीं। तो वो सब जज करने के लिए हमने अपने एफएक्यू में काफी डिटेल्ड उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको गो थ्रू करके इंटरपोलेशन कैसे करना है वो समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 इसको यहाँ पे कर दिया।
अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर बिटवीन 10 एंड 24, यदि मैं इसको 10 से कम स्कोर दूंगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे देखिए मैंने 9 स्कोर दिया और सेव पर दी मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एक वार्निंग मेरे पास आ गई कि प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 10 टू 24। सो आई हैव टू एंटर दैट वैल्यू, लेट्स से आई एम एंटरिंग 16। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट व्हाइल फिलिंग दिस फिल्टर शीट आप डॉक्यूमेंट्स में अपने डैम का प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन ये अपलोड कर दीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट टीम टू डिसाइड कि आपने अपने डैम को सही स्कोर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसके साथ ही आप सेव क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर TC7 फिल्टर हमारा सेव हो जाएगा। तो फिर से हमें यहाँ पे so now you are seeing that by doing the different permutation and combination you will have the different type of score। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ का मैंने क्या चूज किया, if either of this condition is present the score 24 will be assigned and score 24 has been assigned। So accordingly to the option that you choose you will get the desired option। Okay, now we will move to TC8 foundation। एज आई सेड अर्लियर कि आप कोई भी सीट फिल करने से पहले उसके स्कोरिंग पैटर्न को देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि TC8 फाउंडेशन का जो टोटल वेटेज है वो 28 है and this is the highest weightage out of all TC seats। The second highest was filter, TC7 filter was having weightage of 24। So these two seats you have to very carefully fill, TC7 filter and TC8 foundation, because they will ultimately contribute more to your risk score। Okay, तो फाउंडेशन एंड अबटमेंट वाली सीट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो ये बताना होगा कि आपका डैम किस टाइप के फाउंडेशन पर बना है, वो बेडरॉक टाइप का फाउंडेशन है या ओवरबर्डन या बोथ। तो आप जो ऑप्शन क्लिक करेंगे उसी ऑप्शन के रिलेवेंट क्वेश्चन आपको अपीयर होंगे। से फॉर एग्जांपल मैं ओवरबर्डन पर क्लिक करता हूँ तो बेडरॉक वाले क्वेश्चन हट गए हमारे सेक्शन में से। यदि मैं बेडरॉक पे क्लिक करूंगा तो ओवरबर्डन वाला क्वेश्चन हट जाएगा, केवल मुझे बेडरॉक का पोर्शन ही दिखाई देगा। मैं बोथ करूंगा तो मुझे दोनों ही फिल करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है कि सबसे पहले आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन चूज करना है। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन मैंने चूज कर लिया, लेट्स से बेडरॉक। अब पहला इसमें जो स्टेटमेंट आता है वो आपसे ये पूछते हैं कि वेदर यू हैव द नॉलेज अबाउट जियोलॉजी ऑफ द साइट और नॉट। सो इफ यू say that yes I don't have any knowledge about my geology, so what will happen, you will get the maximum score, that is 28। इस स्कोर का इस सीट का मैक्सिमम स्कोर क्या है 28, तो आपको 28 आउट ऑफ 28 मिल जाएगा। यदि आप ये बोलते हैं कि आपको अपने जियोलॉजी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी हाईली रिकमेंड कि आप इस ऑप्शन को चूज ना करें, बिकॉज you have the dam with you, you have you can easily get some sort of information by looking into the foundation। So try to gather some information, try to through logical reasoning try to obtain some information। आप सीधे बोल देंगे कि मेरे पास कोई जियोलॉजी पता ही नहीं है तो वो आपके रिस्क स्कोर को अननेसेसरली बढ़ा देगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं फॉल्स किया तो मेरे पास फर्दर 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये 3 स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि फाउंडेशन कंपोज्ड ऑफ इनएडिक्वेटली ट्रीटेड कास्टिक लाइमस्टोन, हाईली वेदर्ड और फ्रैक्चर्ड रॉक, और फाउंडेशन कंपोज्ड ऑफ इनएडिक्वेटली ट्रीटेड रॉक विद जिप्सम। इन तीनों कंडीशन में से भी कोई भी कंडीशन यदि ट्रू होती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंडीशन, तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू होगी तो आपको मैक्सिमम स्कोर 28 असाइन हो जाएगा और आपका फर्दर क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना होगा, क्योंकि ये तीनों काफी क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो यदि आप इन तीनों स्टेटमेंट को अनटिक करेंगे तो ही आपको ये फर्दर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आएगा परमेबिलिटी का, दूसरा आएगा शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी का, देन फाउंडेशन प्रिपरेशन, देन सीपेज कट ऑफ, and then you have joints, drainage system, and likewise you have to answer these questions regarding this foundation। okay, सो हमने ये देखा स्टेट्स में जाके जब हम ट्रेनिंग करते थे कि लोगों को अपने डैम के फाउंडेशन के शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता। तो उस केस में आपको कैसे आंसर करना है ये हमने इस एफएक्यू में
बताया हुआ है कि बेडरॉक के कंडीशन में यदि आपके डैम के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप्स का सम 1 से ज़्यादा है तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे, 0.95 to 1 है तो आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। ये आपको जस्ट हेल्प करने के लिए है कि इन केस यदि आपके पास शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू नहीं है, यदि आपके पास वैल्यू है तो आप उन वैल्यूज को ही प्रेफर करेंगे आंसर करने के लिए। ठीक है, और भी जो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं लाइक सीपेज कट ऑफ का और ड्रेनेज सिस्टम का, उनमें कैसे आपको आंसर करना है ये भी इस TC8 फाउंडेशन की जो FAQ का सेक्शन है उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आंसर करने में आपको आसानी होगी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सीपेज कट ऑफ अपनी डैम की ड्राइंग देख के पता चल जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम भी आप अपने डैम की ड्राइंग देख के बता सकते हैं। एग्जिट ग्रेडियंट और अपलिफ्ट प्रेशर के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ओवर बेडरॉक की सीट हो गई। यदि मैंने ओवरबर्डन पर क्लिक किया होता तो मुझे ओवरबर्डन की सीट फिल करनी होती। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं बोथ पे करूंगा कि मेरा डैम का फाउंडेशन बोथ टाइप ऑफ फाउंडेशन को केटर करता है तो मुझे दोनों सेक्शंस को फिल करना होगा। ठीक है, इसको मैंने ओके किया और सेव। तो इस तरीके से हमारा टीसी का पूरा सेक्शन फिल हो गया फ्रॉम TC1 to TC8।